हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन पढ़ेंगे जो है निर्नष्ट समीकरण। दोस्तों, इस निर्नष्ट समीकरण को हम समझेंगे और दोस्तों इसके बाद इस निर्नष्ट समीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके उपयोग क्या है वो भी समझेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोड विभव को समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमने समझा था कि जो इलेक्ट्रोड विभव है उस इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, हमने ये देखा था क्या था, जब किसी पात्र में जिसमें कोई विद्युत अपघट्य या फिर लवण भरा हुआ है, उस विद्युत अपघट्य में हम कोई इलेक्ट्रोड डुबा देते थे तो उस इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने या फिर इलेक्ट्रॉनों के दान करने पर जो उस इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होता था उसे हम वो क्या बोलते थे दोस्तों? इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि हम इस विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे दोस्तों? ताप बढ़ाते हैं तो इस इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर दोस्तों जो इसमें लवण है उस लवण की हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो इस इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझना है आपको। तो थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। आप खुद ही बताओ, यहां पर अगर हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसमें मान लेते हैं दोस्तों, इसमें ZnSO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ZnSO4। तो क्या होगा दोस्तों, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इसमें जो उपस्थित आयन है वो आयन की गति क्या होगी? बढ़ेगी। उनकी स्पीड है ना जो, वो बढ़ेगी। अब दोस्तों स्पीड बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब इलेक्ट्रोड की तरफ जल्दी जल्दी जाएंगे तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा? उनको अपनी ओर आकर्षित करके अपने से चिपका लेगा। अब अपने से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये चिपकाएगा उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोड विभव होगा, क्योंकि हमने तो ये पढ़ के रखा है किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉनों के दान करने या फिर ग्रहण करने। मतलब फिर इस स्थिति में जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इसके आयनों की गति बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो सीधी सी बात हमारी दोस्तों ये है, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों हम सांद्रता की बात करें। अब सांद्रता, अब जैसे मान के चलो दोस्तों, मैंने इसमें ZnSO4 की मात्रा ज्यादा कर दी। पहले मैंने 1 मोल मिला दी थी, 1 मोल पर लीटर मिलाई थी मैंने इसमें ZnSO4 की मात्रा। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या कर दिया? 10 मोल पर लीटर कर दिया। मतलब 1 लीटर में मैंने 10 मोल ZnSO4 डाला। तो दोस्तों यहां पर मैंने इसकी सांद्रता बढ़ा दी। अब सांद्रता की बात बता दे रहा हूं दोस्तों। सांद्रता होती है विलेय पदार्थ की मात्रा। मतलब इसमें विलेय क्या है? ZnSO4। जब इसकी हम मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इसमें उपस्थित Zn प्लस और Zn2 प्लस और SO4 2- की मात्रा भी बढ़ेगी। अब ऐसा होगा, अब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पर ज्यादा ही Zn2 प्लस और ज्यादा ही SO4 2- होंगे। अब ये ज्यादा होंगे तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा? ज्यादा आयनों को ग्रहण करेगा। अब ज्यादा आयनों को ग्रहण करेगा या फिर हम कह सकते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको 2 बातें याद रखनी है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, और उसी प्रकार यदि हम सांद्रता बढ़ाते हैं तब भी इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा। तो फिर इस स्थिति में क्या हुआ उसको हम समझते हैं। 1 मिनट दोस्तों, हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को और समझ लेते हैं। दोस्तों ये तो हमारा हुआ इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक,
अब मानक का मतलब दोस्तों, मानक हम कब निकालते हैं, जब विलयन की सांद्रता क्या हो, 1 मोल पर लीटर, और ताप क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस, और दाब क्या हो दोस्तों 1 atm। जब इस सांद्रता पर, इस ताप पर और इस दाब पर हम जब विभव निकालते हैं तो वो विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और हमने देखा था मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम किससे व्यक्त करेंगे, E0 से। तो दोस्तों जो इस पर सांद्रता और ताप का प्रभाव पड़ता है वही इस पर पड़ता है, वही मानक इलेक्ट्रोड विभव पड़ता है। दोस्तों क्या होगा, इसमें हम जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा, और ताप बढ़ाएंगे तब भी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा तो मैंने इसको समझा दिया। अब दोस्तों इन सबको ही देखते हुए क्या हुआ, नैनश नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव पर, मतलब आयनों की सांद्रता, जो मैंने अभी सांद्रता बताई है ना, इस आयनों की सांद्रता और ताप का प्रभाव समझाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोड विभव पर, क्या बोला दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव पर आयनों की सांद्रता और ताप का प्रभाव समझाने के लिए एक समीकरण की स्थापना की नैनश नामक वैज्ञानिक ने, जो आगे चलकर कहलाया नैनस्ट समीकरण। अब इन्होंने नैनस्ट समीकरण कौन सा दिया था उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो है E बराबर E0 माइनस IT अपॉन NF, LN ब्रैकेट यहाँ पर होगा अपचयन और यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ये दोस्तों इन्होंने समीकरण दिया था जो हमारा कहलाता है नैनस्ट समीकरण। अब इसमें हमें दोस्तों E का तो पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव, और E0 हमें पता है होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब R की बात करें तो R होता है, यहाँ पर हम लिख देंगे, जहां R बराबर क्या होता है, गैस नियतांक, गैस नियतांक। और इस गैस नियतांक का मान क्या होता है, R बराबर 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स, ये R का मान होता है। अब T की बात करें तो T यहाँ पर होता है परम ताप, क्या होता है दोस्तों, परम ताप। इसके बाद N की बात करें तो N होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब F की बात करें तो F होता है दोस्तों यहाँ पर फैराडे नियतांक, आपने फिजिक्स में फैराडे नियतांक पढ़ा होगा, तो ये होता है फैराडे नियतांक, नियतांक। और इस फैराडे नियतांक F का मान होता है 96,500, 96,500 फैराड, 96,500 फैराड। ये दोस्तों इसका मान होता है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो ln दिख रहा है दोस्तों, वो ln होता है लॉगारिदम नियतांक, लॉगारिदम नियतांक, नियतांक। और इस लॉगारिदम नियतांक ln का मान होता है 2.303 log 10। आपको ये भी याद रखना है, क्या होता है दोस्तों इसका मान, ln बराबर 2.303 log 10, ये इसका मान होता है। तो ये दोस्तों हमने समझा कि ये चीजें होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपचयन ऑक्सीकरण निकालने के लिए हम ये समझेंगे कि जो अपचयन अभिक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इसको हम देखते हैं। हम मान लेते हैं किसी धातु इलेक्ट्रोड की जो अपचयन अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। अब दोस्तों अपचयन को हम जानते हैं, अगर कोई
तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर अपचयन होता है, और कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो आपको इसको याद रखना है, तो ध्यान रखना है। मान लेते हैं अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है और उसको हम संपन्न कराते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं ये M+ एक कोई धातु होगी। अब इसकी जगह हम कोई सी भी धातु ले सकते हैं, Na ले सकते हैं, K ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, Ni1 कोई सी भी धातु ले सकते हैं। तो मान लेते हैं M+ कोई धातु है, यदि ये धातु इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण करे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी तो क्या होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर समझो, M+ का मतलब क्या है। M+ का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान किया है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान किया है। अब यदि ये M+ अपना दान किया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर क्या क्या जाएगा दोस्तों, कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दिया था इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लिया, तो किस में बदल जाएगा, M में। किस में बदल जाएगा, M में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जब अपचयन हुआ तो ये क्या बचा, M। क्या बचा, M। तो ध्यान रखना है ये क्या है, अपचयन। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझें, कौन सी अभिक्रिया को समझें, ऑक्सीकरण को, तो आपको ध्यान रखना है। देखो ये इधर से इधर आएगी तो इस पर क्या होगा, अपचयन होगा। क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयन। मतलब सीधी सी बात, जो M है उस M का क्या हुआ, अपचयन हुआ। अब एक काम करना है, अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, अब ये अभिक्रिया अगर इधर से इधर को हो जाए तो क्या होगा। अब देखो इधर से इधर उल्टी अगर समझें, M है, अगर ये M अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे, अब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देगा तो इस पर क्या जाएगा, M+ हो जाएगा। क्या जाएगा, M+ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों। जैसे मान चलो ये Na+ है, सॉरी दोस्तों ये Na है, या फिर मान लेते हैं Na+ है। अगर Na+ अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इस पर क्या आ जाएगा, कोई चार्ज नहीं बचेगा, Na में बदल जाएगा। होगा ना ऐसा। और यदि ये जो Na है, ये Na एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे, अभी इसने ग्रहण किया तो Na में बदल गया, अब ये Na एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो ये किस में बदल जाएगा, Na+ में। कब बदलेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। तो यहाँ पर ये ग्रहण कर रहा है तो अपचयन हुआ, और यहाँ पर ये दान कर रहा है तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो ध्यान रखना है, जब इधर से इधर अभिक्रिया होगी तो अपचयन होगा, और जब इधर से इधर को अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इस पर ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है, M का, और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, M+ का। ये आपको याद रखना है। इसके बाद तो आपने ये देख लिया, हमारे अपचयन और ऑक्सीकरण निकाल लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मान और यहाँ पर जो लॉगरिथम नियतांक है उसका मान हम इस समीकरण में रखेंगे। वैसे हम सबका मान रख देंगे, लेकिन सभी का मान हम नहीं रखेंगे, केवल हम इन दोनों का मान अभी रखेंगे। तो हम ऐसा अगर करेंगे तो हमारा जो समीकरण है वो कैसा होगा, उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, समीकरण में मान रखने पर। अब समीकरण में मान रखेंगे तो ई का तो हमारे पास मान नहीं है, तो ये रहा ज्यों का त्यों। अब बराबर, इसके बाद E0 का मान नहीं है तो ये E0 रहा सेम, माइनस RT का मान हमें कोई नहीं रखना तो ये RT सेम लिख दिया। यहाँ से NF का मान भी नहीं रखना तो इस NF को भी हमने रख दिया सेम। इसके बाद ln का हमें मान रखना है, तो ये क्या है, ln की जगह क्या जाएगा, 2.303 log 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2.303 log 10, तो ये लिख दिया log 10। इसके बाद अपचयन, अब अपचयन किसका हो रहा है, M का, तो हम ऊपर क्या लिख देंगे, M। इसके बाद ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, M+ का, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, M+। ये आ गया हमारा दोस्तों समीकरण। इसके बाद अगर हम इसको और भी सॉल्व करना है तो इसको हम ले जाएंगे यहाँ, और जब इसको हम यहाँ ले जाएंगे इसमें गुणा कर देंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF। यहाँ पर log 10 रहा तो ये log 10 रहने दो। इसके बाद यहाँ पर क्या है, M अपॉन M+, तो ये हमारा बन गया। ये हमारा है दोस्तों नैनस समीकरण। जितना मैंने आपको पूरा बताया है उतना सब आपको क्रम से पूरा लिखना है, और दोस्तों हमारे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब दोस्तों
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।